हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 41 बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का डिस्कशन किया था। घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे थे हम। इस वीडियो में हम 40 बीपीएससी का पूर्वावलोकन करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री का। बस 2 वीडियो में 38 बीपीएससी तक करेंगे, उसके बाद हम साइंस का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो ये कब हुआ? 1934 में हुआ। इससे जुड़े हुए कुछ लीडर्स की बात कर लेते हैं। तो 1931 में गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र ने मिलके की थी। लेकिन बाद में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। मतलब औपचारिक स्थापना तब हुई, लेकिन स्टार्टिंग में अगर पूछा जाए कि कब की गई थी शुरुआती, तो ये 1931 माना जाएगा। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? आचार्य नरेंद्र देव। और महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि जो 1934 में अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव या सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 से 86 के नील खेतीहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो क्या है ये? चंपारण एवं मुजफ्फरनगर। कौन से क्षेत्र हैं? चंपारण और मुजफ्फरनगर, इन क्षेत्रों में हुआ था। तो 1866 से 86 के बीच बिहार के चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में नील खेतीहारों में ने तिनकटिया प्रथा का विरोध किया। निलाही किसानों की दुर्दशा का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। कई क्वेश्चनों में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तिनकटिया पद्धति क्या है? तो किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज़ का था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे और वह 1821 में सिख सेनापति शेर सिंह से लड़ता हुआ बालाकोट में मारे जाते हैं। पटना में इनायत अली तथा विलायत अली ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पटना में किसने किया? इनायत अली और विलायत अली ने किया। बहावी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे, सिताना जहाँ ये स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया, और दूसरा था पटना। यहाँ से धनतः स्वयंसेवक सितान भेजे जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। कौन सा क्षेत्र था? तो ये भागलपुर और राजमहल वाला क्षेत्र है। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार के भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में ब्रिटिश राज तथा दिगुओं के विरुद्ध विद्रोह था। नेतृत्व कौन थे? सिद्धू और कान्हू चांद भैरव। और विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को भगनी से मानी जाती। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप याद रखेंगे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई। तो 30 जून 1855 को भगनी से संथालों ने ब्रिटिश सेनापति मेजर बारो को हराया। तो ये भी आया है कि संथाल विद्रोह में कौन से सेनापति नेतृत्व कर रहे थे? तो ब्रिटिश सेनापति मेजर बारो। और अगर इसका पूछा जाए कि रिजल्ट क्या हुआ, तो संथाल परगना जिला बनाया गया और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सूची को दूसरे से मिलाना है आपको। एक तरफ कुछ नाम दिए हैं और बाकी एक तरफ कुछ विद्वान दिए गए हैं या फिर उनसे जुड़े हुए चीज़ें दी गई हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम मिला लेते हैं। डी के हिसाब से मिलाते हैं, जैसे कि नागानंद तो हर्षवर्धन के टाइम पे हैं। और ये हर्षचरित बाणभट्ट। तुगलकनामा तो ये अमीर खुसरो। ताउल मो ये कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, ताउल मो आब्दे मलिक इसामी। कौन है? आब्दे मलिक इसामी हैं। नील दर्पण तो पता ही होगा आपको, दीनबंधु मित्र। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, इसका टाइम पीरियड है। इत्सिंग 671 से 672 के आसपास अपने 27 बौद्ध सहयोगियों के साथ भारत आए।
और ये अकेला ही दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये किस काल की है? प्रतिहार युग में। उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से 7वीं से 12वीं सदी का काल आर्थिक जड़ता या ह्रास का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि नगरों की आर्थिक समृद्धि नष्ट हो गई। वेनसोंग के विवरण तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से इस काल में नगरों के पतन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो कभी कभी ये आपको पूछा जाए कि नगरों के पतन के प्रमाण किससे मिलते हैं, तो वेनसोंग का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इनके प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो कौन है? 12 अंग आगम या सिद्धांत कहा जाता है जैन साहित्य को। और इससे 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र तथा 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगी। 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र हैं, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया। कौन थे? तो अजीवक थे। किसने बनवाए थे इनके लिए? तो अशोक ने और उनके पौत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर अजीवकों के लिए आवास या गुफाएं बनाई गई थी। बौद्ध भिक्षु थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो ये 1/6 है। उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता था। धर्मशास्त्र मनुस्मृति, तो ये पूछा जाएगा कि 1/6वां हिस्सा जो लिया जाता था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये मनुस्मृति में मिलता है। और सभी प्रमुख स्मृतियों जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु आदि। और अनुसार भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी, जिसमें आपातकाल में परिवर्तन किया जा सकता था। मतलब जैसे कि कोई बहुत बड़ी पेंडेमिक हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जैसे कि बहुत अकाल पड़ गया, तो उस समय पे चेंज हो जाती थी ये दरें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो सोम देवता के साथ साथ एक वनस्पति भी है जो मुंजवंत पर्वत पर उगती थी। इसे सोमरस बनता था, जिसका मान मतलब पान यज्ञ तथा धार्मिक आयोजनों के अवसर पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का यूज हुआ है। तो किसका हुआ है? ज़्यादातर रेड कलर के बर्तन मिले हुए हैं। रेड और ग्रे जो कलर है वो सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। हाँ, देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मृतबान मिट्टी के होते थे। ये लाल गुलाबी रंग के हैं। कुछ को लाल रंग से पोत कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। ग्रे मतलब जो धूसर रंग होता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन थे? तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी। 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह थे। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण करते हैं और अन्य चीज़ों के अलावा शाहजहां का तख्त ए ताउस, या जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, वो अपने साथ लूट के ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था कहाँ से? तो ये गुजरात से। यूरोपियों को सबसे ज़्यादा सोरा अफीम गुजरात से प्राप्त होता था। बाद में ये बिहार से प्राप्त होने लगा। ये कई बार पूछा भी गया है कि ये जो पुर्तगाली थे या डच थे वो अफीम कहाँ से, तो ये बिहार में फिर बाद में मिलने लग गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो कौन थे? सर टॉमस। ये कब आए थे इनके समय? तो 1615 में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट के प्रतिनिधि के रूप में सर टॉमस रो किसके समय आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। हालांकि अगर पूछा जाए कि टॉमस रो, तो ये आदेश इन्होंने अकबर के समय भिजवाया, शाहजहां के समय, लेकिन ये जहांगीर के समय विजिट करने आए थे और उसने जहांगीर से अनेक कारखाने खोलने की आज्ञा पत्र और मान दी, जिससे जहांगीर ने उनको खान की उपाधि दे दी। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है, किस लिए? किस चीज़ का केंद्र था? तो ये 2, 3, 4 विद्या का, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं था। तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो किससे था? फिरदौसी से।
सोहरावर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी। और फिरदौसी इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? बिहार एवं सफरुद्दीन याहा या इस सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत थे। नाम भी कितना टफ है देखिए। सफरुद्दीन याहा इस सूफी शाखा के प्रसिद्ध संत थे और उसके पत्रों के संग्रह मकतूबात नाम से फेमस है। किस नाम से? तो ये भी पूछ जाता है कभी कभी कि मकतूबात क्या है, तो उनके पत्रों का संग्रह है। सफरुद्दीन याहिया के पत्रों का संग्रह क्या है? मकतूबात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। कौन थे वो? तो हरिहर सेकंड। बहमनी शासक मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय ने अदौनी, चौल, दाभौल और गोवा में बहमनियों को निकाल दिया तथा कृष्णा नदी विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी सीमा हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित नहीं करता? कौन सा ऐसा कर है जो भूमि उत्पादन के लिए नहीं लगाया जाता? तो खम्स था। किसके लिए था खम्स? तो ये गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर, इस्लाम स्वीकृति करों में से एक। अब खम्स क्या है? ये युद्ध और लूट का माल जो होता था। इस्लाम स्वीकृत करों में से एक है उश्र, ये मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर का उपज का 1/10 लगता था। और मुक्तई क्या है? यह संयोजन, यह एक राजस्व आकलन पद्धति थी जिसके तहत किसानों को पट्टे पर भूमि एक निर्धारित राशि का भुगतान करने की शर्त पर दी जाती थी और किसान इस भूमि पर जो चाहे फसल उगा सकते थे। मतलब जैसे आज भी पट्टा सुना होगा, पट्टे पे ज़मीन देते हैं पैसे देके और एक टाइम पीरियड के लिए, और हम उसमें कुछ भी खेती करें या कुछ भी बाग आग लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो याद रखिएगा कि मुक्तई क्या है? एक राजस्व आकलन पद्धति है। और ये उस्र क्या है? उस्र याद रखें कि कई बार पूछा जाता, मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो कि उपज का 1/10वां भाग होता था। खम्स क्या है? ये लूट का, युद्ध में लूट का जो माल होता था। खराज क्या है? गैर मुस्लिम शासकों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये लूट का होता था, जमीन पे नहीं लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आबादी के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया? ऊपर से थोड़ा दिखा नहीं। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने आबादी के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो कौन थे जिनको ज़्यादा आकर्षित किया? तो 1 और 2, बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियों के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा आकर्षित हुए। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में हुए और इन आंदोलनों के अधिकतर नेता कौन थे? शिक्षित वर्ग से थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से बहुत प्रभावित थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और बाकी विवेकानंद, इतने सारे ये लोग थे। ये अभिजात वर्ग मतलब बहुत अमीर घराने से रहते थे और ज़्यादातर शहरी क्षेत्र थे, इसीलिए सुधार भी देखा होगा कि गाँव में बहुत बाद में हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो किसके द्वारा? नडारों के द्वारा। तमिलनाडु में नडारों ने व्यापार के द्वारा धन कमाकर एक उच्च वर्ग का निर्माण कर लिया और इनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की मांग को लेकर 1899 में कहाँ पे? तिरुनेलवेली में बहुत भयंकर गंभीर दंगे हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी शतपत्र श्रृंखला 1948 में सामाजिक सुधारों तथा देसी उद्योगों की हिमायती, लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेजी शासन का स्वागत भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो कब की गई? 1774 में। 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ उसके बाद निरीक्षक जो कलेक्टर कहे जाते थे, बिहार परिषद मतलब कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापित हुई। कब हुई? जो 1770 में की गई थी। तो दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किसको समाप्त करके किया गया था? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो 1770 में स्थापित की गई थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। कौन से कानून पारित हुए? तो ऑप्शन सी आंसर है 1 और 3। धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये सारे कानून 1856 के लागू होने के बाद पारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। अब इसका कारण ये बता रहे हैं कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1927 में। अब देखते हैं व्याख्या में कि बलवंत राय मेहता, GR अभ्यंकर तथा मगली लाल कोठारी के प्रयासों से ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ये डेट याद रखेंगे, 5 दिसंबर 1927 को किया गया ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन थे? MN रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनको सीमांत गांधी भी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका संगठन एक लाल कुर्ती के नाम से भी बहुत फेमस है। ये पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में एक अहिंसक राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम निर्धारित करें कि सबसे पहले कौन सी हुई, इसके बाद कौन सी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जलाया जाना, गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये क्रम वाइज है। सबसे पहले चौरी चौरा हुआ, फिर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया और बाद में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। चौरी चौरा घटना कब हुई थी आप याद रखेंगे और मुझे बताइए कि ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किसके वजह से हुआ था। तो आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसकी सोच थी? महात्मा गांधी की। खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को रूप में वो देखते थे और कहते थे कि ये बहुत सुनहरा अवसर है, इसके बाद ऐसा कोई अवसर नहीं आने वाला है जिससे कि ये दोनों एक हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? कौन थे? तो TM अलकाट। एनी बेसेंट ने 1915 में आयरिश होम रूल लीग की स्थापना की और 1916 में तिलक ने पुणे में की अपनी होम रूल लीग की स्थापना। S सुब्रमण्यम अय्यर बेसेंट की लीग की से संबंधित थे। एनी बेसेंट की लीग से कौन थे? S सुब्रमण्यम अय्यर। और TM अलकाट का संबंध होम रूल आंदोलन से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः आविर्भावित थे? तो ऐसा कौन सा वर्ग था? तो ये था 1 2 3 4 में, मतलब कि सबसे पहले महिलाएं, फिर कृषक और फिर मुस्लिम। ये लोग स्वदेशी आंदोलन से बिल्कुल ही अप्रभावित थे। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। कब की गई? 1873 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन है भातू? ये एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्षता 1917 में की। 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रश्न पर कांग्रेस से अलग हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक ने एसोसिएशन HRA की स्थापना की? तो ये 1924 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। कौन थी? खोंड या खोन जनजाति, जो कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये बहुत बवाल हुआ था उस समय नर बलि प्रथा को लेकर, क्योंकि
लॉर्ड हॉर्डिंग ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बना दिया था। फलतः वो आक्रोशित हो गई, क्योंकि ये बहुत पुरानी इनकी प्रथाएं थी, जिसकी वजह से इनको ये लगा कि ये लोग हमारे धर्म में और हमारे रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि नर वाली प्रथा पहले भी अनुचित थी, आज भी और हमेशा रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी, पहले रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरनगर, जगदीशपुर, राजा कुंवर सिंह जिससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया? इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो साहूकार और जमींदारों ने इसमें, क्योंकि ये लोग अलग ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी? जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया एक षड्यंत्र है। इसके साथ ही आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।